डिफरेंशियल इक्वेशन के पिछले क्लास में हम लोग लैग्रांज मेथड पढ़े थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट मेथड पढ़ना है चार्पिक मेथड, ठीक है। तो चार्पिक मेथड भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए होता है। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ सिंबल्स बताए थे, आपको पी का मीनिंग बताए थे, क्यू का मीनिंग बताए थे, आर का मीनिंग बताए थे और एस का मीनिंग बताए थे, ठीक है। सबका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अच्छा सॉरी, आर और एस का मीनिंग हम बताए नहीं थे, इसका यूज इसमें भी नहीं आने वाला है, इस मेथड में भी नहीं आने वाला है। इसका यूज आने वाला है आपको नेक्स्ट मेथड मोंगे मेथड में, ठीक है। तो वहां आर और एस की चर्चा करेंगे, लेकिन पी और क्यू का मतलब हम पिछले वीडियो में बताए थे लैग्रांज में, इसका यूज आया था, ठीक है। यहाँ भी पी और क्यू ही आने वाला है। तो पी का मतलब आपको एक बार फिर से बता देते हैं। पी का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल एक्स और क्यू का मतलब होता है डेल जेड बाई डेल वाई, ठीक है। तो ये पी का मतलब और क्यू का मतलब होता है। तो जो लैग्रांज मेथड में था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद करिए। लैग्रांज मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म था कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है, प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन रहता है तो हम लोग इसको लैग्रांज मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे। लेकिन क्या होगा कि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं रहे, पी और क्यू में ही इक्वेशन रहे लेकिन इस फॉर्म में नहीं रहे, तब उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए बनाया गया है चार्पिक मेथड को, ठीक है। तो इसमें जो होता है, इसमें जो गिवन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू। मतलब जो इक्वेशन आपको मिलेगा उसमें मेनली एक्स वाई जेड पी और क्यू आएगा, ठीक है। उसका फंक्शन इस पांचों से मिलकर जो फंक्शन बना होगा और इस पांचों से मिलकर बना हुआ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आप इसमें चार्पिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, जो हम आपको बताते हैं। और आपको अब हम बताते हैं कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग चार्पिक मेथड को सॉल्व करते हैं, चार्पिक मेथड से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो पहले इसका प्रोसेस आपको तरीका बताते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग को लेना होता है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएंगे चार्पिक मेथड पे, ठीक है। तो पहले समझते हैं होता क्या है चार्पिक मेथड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, पहला हम लोग बात करते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म का, कि आखिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम कैसे किसी क्वेश्चन को देखकर पहचानेंगे कि इसको चार्पिक मेथड से बनाना है। तो सबसे पहला बात कि इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सिंपल अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो एक्स वाई जेड पी एंड क्यू का फंक्शन हो तो आप उस पर चार्पिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान ये रखना है कि अगर अगर अब देखिए, पहले हम लैग्रांज मेथड में बताए थे कि पी कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। अगर इस फॉर्म में है तो ये भी तो एक्स वाई जेड और पी और क्यू का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ कैपिटल पी और कैपिटल क्यू और कैपिटल आर जो है एक्स वाई जेड का ही फंक्शन है। तो ये भी अल्टीमेटली इसी का फंक्शन है, एक्स वाई जेड पी और क्यू का। तो इस पे भी चार्पिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो नहीं, इस पे हम लोग लैग्रांज मेथड अप्लाई करते हैं, इसी के लिए बनाया गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे बैठ जाए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको एक्स वाई जेड और पी क्यू के रूप में दिखाई दे तो उस पे आप चार्पिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बस कुछ कंडीशन है वो आगे हम बताएंगे, एक दो चीज छोड़ करके, ठीक है। तो इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, बस ये एक्स वाई जेड पी और क्यू का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मैंने ऐसे कोई दिया है, मान लीजिए इक्वेशन, ठीक है, ये स्मॉल पी, मान लीजिए पी स्क्वायर प्लस 2x³ इज इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए जेड ही दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, पी क्यू एक्स वाई जेड में ही फंक्शन है, मान लीजिए वाई इसमें गायब है, इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसी में फंक्शन है ना, इस फंक्शन पे तो बैठ रहा है ना, इसमें एक्स वाई गायब है, कोई ना, कभी एक्स गायब हो सकता है, कभी मान लीजिए दो ही में देते हैं, अगर ऐसे भी दे दे पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू तो भी ये इसी पे बनेगा, ठीक है। तो भी ये चार्पिक मेथड पे बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर फंक्शन दिया हो तो हम लोग उस पे चार्पिक मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो ये तो पहला बात हुआ। दूसरा बात, अब चार्पिक मेथड अप्लाई करने के लिए करना क्या होता है, कैसे क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करते हैं। तो जो भी आपको गिवन फंक्शन होगा आप इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिएगा। पार्शियली डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो जो जो फंक्शन है सब के रिस्पेक्ट में करना है, यानी पहले आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसी फंक्शन को आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उसी फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर p के रिस्पेक्ट में, फिर q के रिस्पेक्ट में। सारे के रिस्पेक्ट में कैसे करना है डिफरेंशिएशन,
पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं f(x) ऐसे करके, ठीक है। तो यानी पहले आपको f(x) निकालना है, फिर f(y) निकालना है, फिर f(z) निकालना है, और फिर f(p) निकालना है, फिर f(q) निकालना है, ठीक है। सबका वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, तीसरा नंबर काम क्या करना है, तो जैसे आप इस सारे का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा उसके बाद चार्पिक मेथड कहता है एक बात, ठीक है। ये अपना एक ऑक्सिलरी इक्वेशन देता है कि अगर जो है इक्वेशन इस फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है और आप पार्शियल डिफरेंशिएशन सबके रिस्पेक्ट में निकाल लिए हैं तो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनता है, तो चार्पिक मेथड का मेन सबसे बात यही है कि ये एक ऑक्सिलरी इक्वेशन अपने तरफ से देता है dp बाई, देखिए dp बाई यहाँ पे होता है fx, ठीक है, और प्लस यहाँ पे होता है p और यहाँ पे होता है fj, ठीक है। dp बाई fx प्लस pfz, यहाँ पे ये 2 नहीं है, ये z है, ठीक है। चलिए, इसका मतलब क्या है, fx वही जो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आएगा वो वैल्यू यहाँ रखना है, और p खुद से रख देना है, स्मॉल p है यहाँ पे, और fz मतलब z के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा वो रखना है, ठीक है। इज इक्वल टू dq बाई fy, देखिए यहाँ पे p है तो यहाँ q है, ठीक है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y होगा, और जब यहाँ पे p है तो यहाँ q होगा, और यहाँ एक z है तो fz भी है, ठीक है। फिर इज इक्वल टू, अब इस बार इक्वल टू के बाद यहाँ पे dz आता है, ठीक है। dz आता है तो माइनस लेकर आता है, यहाँ पे होता है माइनस p fp, ठीक है। ये सारा p यहाँ पे स्मॉल चल रहा है, यहाँ इस चार्पिक मेथड में कहीं भी कैपिटल p का यूज नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। स्मॉल p का मतलब हम आपको बता दिए, ठीक है। तो माइनस p fp माइनस q fq, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये dp बाई इतना, dq बाई इतना, dz बाई इतना, और इसके बाद आता है dx बाई, अब x वाला के साथ आता है p तो माइनस fp, ठीक है, इज इक्वल टू dy बाई, अच्छा इधर दिख रहा है कि नहीं, एक मिनट, नहीं दिख रहा है क्या, dx के बाद छोटा सा लिख देते हैं, दिखाएगा, इज इक्वल टू dy बाई माइनस fq, ठीक है। अब दिख रहा होगा, तो ये 1 2 3 4 5 बराबर होता है, ये पांचों बराबर होता है, ये कौन कहता है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ए आप कह सकते हैं, ए, ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना देता है। ये चार्पिक मेथड कहता है कि अगर आपका फंक्शन इस तरीके से, अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है और उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन इतना है तो इस तरीके से वो इक्वेशन दे देता है, ठीक है। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, तो इसके बाद सिंपली इस दोनों को इक्वेट करके, किस दोनों को, ये dp और dq वाले को इक्वेट करना है। अब देखिए ये सारा का सारा इक्वेशन आपस में क्या है, इक्वल है, सबका सब इक्वेशन इक्वल है, तो किसी दो को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, ये सब आपस में बराबर, इसके बराबर आप इसको भी लिख सकते हैं, इसके बराबर इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, किसी को भी किसी के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसी को लेते हैं हमेशा, फर्स्ट वाले को लेते हैं, क्यों, क्योंकि अब हमको क्या करना है, p और q का वैल्यू निकालना है, तो p और q का तो बात यहीं पे हो रहा है, इसी दोनों में हो रहा है। वैसे आगे भी इसमें p और q है, लेकिन यहाँ से आप नहीं निकाल पाइएगा क्योंकि यहाँ ये dp है और dq है, तो इसके मदद से आप p का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ से आपको p और q का वैल्यू निकालना है। आप इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो p और q का वैल्यू तभी आप निकाल पाइएगा जब इस दोनों इक्वेशन के अंदर x y z नहीं आएगा। अगर x y z आएगा तो आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाइएगा। जैसे यहाँ से p और q का वैल्यू निकालने के लिए क्या करिएगा, आप इंटीग्रेशन ही ना करिएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ अगर इसके नीचे वाला वैल्यू और इसके नीचे वाला वैल्यू इक्वेट करने के बाद, दोनों को इक्वेट करने के बाद इस दोनों के वैल्यू में x और y और z नहीं बचना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आता भी है तो वो कट जाना चाहिए, अगर नहीं कटता है, बच जाता है, तो आप उसको चार्पिक मेथड से नहीं सोल्व कर सकते हैं। बस यही आपको काम करना है। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय पहले ही
इसका निरीक्षण कर लेना। इस एक्स वाई जेड पी क्यू के फॉर्म में है तो ठीक है, चार्ट पी तो अप्लाई होगा, लेकिन एक चीज और देख लेना है कि क्या इसका वैल्यू निकालने के बाद इसमें एक्स वाई आ रहा है क्या। अगर एक्स वाई आ जाएगा तो वो चार्ट पी पे नहीं बन रहा है, ठीक है, उसका अलग मेथड है, ठीक है, लेकिन वो हम लोग को पढ़ना नहीं है। जनरली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कभी कभार एक आदमी पूछ लेता है तो डिस्कस हम लोग कर लेंगे उसका भी, ठीक है, कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ इस दोनों को इक्वेट करने के बाद ऐसा सिचुएशन ही बन जाता है इसमें से एक्स वाई जेड अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आता भी है तो कट जाता है, खत्म हो जाता है, अदरवाइज आता ही नहीं है, ठीक है। और इस दोनों को इक्वेट करके हम लोग यहाँ से P एंड Q फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग P और Q निकाल लेते हैं, ठीक है। तो P बराबर भी समथिंग आता है और Q बराबर भी समथिंग आता है, ठीक है। अब समझिए P और Q निकालने के बाद का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो P और Q जो निकाले हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग इसमें चौथा काम करेंगे। चौथा काम ये होता है कि एक फॉर्मूला होता है dz इज इक्वल टू, अच्छा क्या होता है, तो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान दीजिएगा ये दोनों डेल है और ये क्या है, dx है, ठीक है। अब प्लस डेल जेड बाई डेल वाई इंटू डी वाई। एक फॉर्मूला होता है, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आपको यही ना बताए थे पिछले क्लास में, आज भी शुरुआत में बताया कि dz बाई dx को क्या माने हैं आप, p माने हैं, यानी dz बाई dx का मतलब क्या है, p है, तो इसके जगह पे आप p रख सकते हैं, अच्छा, इंटू dx, ठीक है। उसके बाद dz बाई dy, इसका वैल्यू क्या माने थे, q माने थे ना, तो इसको यहाँ पे q रख सकते हैं और यहाँ पे ये dy, ठीक है। यानी dz का जो वैल्यू है अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि dz का जो वैल्यू है ये p dx प्लस q dy है, ठीक है। तो नेक्स्ट काम जो करना है वो ये करना है कि p और q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, यहाँ पे p का वैल्यू रख देना है और यहाँ पे q का वैल्यू रख देना है। तो dz बराबर p का जो वैल्यू होगा वो रख देंगे, बगल में dx हो जाएगा, और q का जो वैल्यू होगा वो रख देंगे और बगल में dy हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद टोटल डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी टोटल इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ। आपको बताया था टोटल डिफरेंशिएशन, टोटल इंटीग्रेशन नहीं बताया था, तो वही चीज है। और यहाँ ऐसा दिख रहा है कि टोटल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, क्योंकि बट्टा में कुछ है नहीं, बट्टा में इसका सब कट गया है, तो अगर कोई इक्वेशन जो है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है तो उसका टोटल इंटीग्रेशन होता है, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लग जाएगा ना तो ये dz का क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वही बात है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या कर देना है, इसके बाद इंटीग्रेशन कर देना होता है, लेकिन ये इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो p है ना, ये p का वैल्यू x y z में आता है, ठीक है। तीनों में से किसी तीनों फंक्शन में आ सकता है, कोई दो फंक्शन में आ सकता है, कोई एक फंक्शन में आ सकता है, लेकिन इसके बगल में तो dx है। मान लीजिए अगर ये y के x y के फॉर्म में आ गया तो कैसे आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, यहाँ केवल x के फॉर्म में रहेगा तब तो आप इसका इंटीग्रेशन कर पाइएगा ना, q के साथ भी वही मसला है, p और q दोनों का वैल्यू x y z में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो एक क्वेश्चन करेंगे उसमें हम आपको समझाएंगे अच्छे से कि कैसे यहाँ का इंटीग्रेशन का हम लोग सामना करते हैं और फाइनल यहीं पे इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, 4 बिट मीटर बहुत छोटा चीज है, बस मुश्किल यहाँ पे यहीं आकर होता है लास्ट में कि आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हम कराएंगे, ठीक है, नहीं तो आप पीडीएफ ले सकते हैं, पिछले 10 साल के क्वेश्चन में इनका सॉल्यूशन है मेरे पास, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और उसके बाद उसके मदद से हम लोग चार्टेड मेथड का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है, ये एक्चुअली बिहार यूनिवर्सिटी में आपका 3 बार पूछा हुआ है, 2013, ठीक है, 18 और 19, ठीक है, टोटल 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, पूछा हुआ है। इसमें बोलता कभी कभी बोल भी देता है कि सोल्व बाय चार्टेड मेथड, कभी कभी नहीं भी बोलता, ठीक है। तो आप तो होशियार है, आपको पहले ही बता दिए कि अगर कोई भी आपको फंक्शन पी क्यू एक्स वाई जेड में मिले तो आप उसको चार्टेड मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चेक करना है कि क्या वो लैग्रांज मेथड पे बैठ रहा है। अगर लैग्रांज पे बैठ रहा है तो पहले हम लैग्रांज पे ही सोल्व कर लेंगे, आसान है ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है चार्टेड में फंस भी जाए, चार्टेड पे कोई गारंटी नहीं रहता है, बता दें कि वो कंडीशन मिला लेना है, देख लीजिए आप ये वाला कंडीशन पहले आप चेक कर लीजिएगा, डी पी बाई एफ एक्स वो वाला नहीं यहाँ, ठीक है, और प्लस पी एफ जेड
इज इक्वल टू डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ क्यू, ठीक है, सॉरी क्यू एफ जेड। अगर इसमें एक्स वाई जेड गायब हो जाता है, केवल पी क्यू में ये फंक्शन आ जाता है, तो ये पक्का चार्ट मेथड से सॉल्व होगा। तो बहुत आसान होता है इसको चेक करना। एक्चुअल में क्या होता है ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले जो आपका चार्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन होना चाहिए, आपको हम बताया था इस फॉर्म में होना चाहिए, एफ एक्स वाई जेड पी एंड क्यू का फंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी आपको आरचेस में 0 लाना है, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसमें आरचेस में 0 नहीं है, तो इसको हम सजा करके लिख लेंगे, ठीक है। सजा कर कैसे लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू वाई। अच्छा, इस क्यू जेड को इधर लाते हैं तो माइनस क्यू जेड हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे सजा करके लिख लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखना है कि अगर हम f को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा। अब देखिए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि x को छोड़कर कुछ भी आ जाए तो वो कांस्टेंट है। तो x को छोड़कर बाकी सब कुछ है इसमें, तो सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, यानी इसके जगह पे तो लड्डू होगा, ठीक है। एफ जेड का वैल्यू निकालते हैं, क्या इसमें जेड है, तो हाँ है, एक जगह दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ इस वाले टर्म का केवल क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, वैसे तो होगा इसका भी, लेकिन क्या हो जाएगा 0, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में करना है और जेड इसमें है ही नहीं है, तो बाकी सारा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और यहाँ पे जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस क्यू। तो इसमें भी एक्स वाई जेड नहीं आया, और ये तो ऑलरेडी पी है, यानी इस वाले टर्म में तो नहीं आया एक्स वाई जेड, ठीक है, कुछ भी नहीं आया। अब इस वाले टर्म में देखते हैं, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y तो यहाँ है, लेकिन जैसे ही आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिएगा, y को छोड़कर बाकी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका ये तो बाहर निकल जाएगा डिफरेंशिएशन से। अब y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1, तो y तो खत्म हो गया, y इसमें नहीं बचा, इस वाले टर्म में कांस्टेंट है, चूंकि y है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, यानी इसमें इस वाले में भी p q ही आने वाला है, x y z नहीं आने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये क्यू है, और एफ जेड का डिफरेंशिएशन आप देखिए जेड के रिस्पेक्ट में किए थे, यहाँ पे माइनस क्यू आया था, तो कहीं भी एक्स वाई जेड आने का कोई संभावना नहीं दिख रहा है इसमें। इस पूरे को जब इस पूरे का वैल्यू निकालेंगे तो पी और क्यू के फॉर्म में ही आएगा, इससे ये पता चल रहा है ये चार्ट मेथड से सोल्व होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चार्ट मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको बताया था कि चार्ट मेथड से सोल्व करने का जो पहला स्टेप होता है वो फंक्शन इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो हम कर दिए हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेप यह होता है कि इसको बारी बारी से हम x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, p के रिस्पेक्ट में और q के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें, ठीक है। तो हियर यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिखिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, WRT सीधा लिख देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू किसके, x y z p q रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो कितना हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में इसका सारे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा लड्डू 0, ठीक है, घेर देते हैं इसको। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में केवल इसी टर्म में y है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बाहर निकलेगा, y का डिफरेंशिएशन 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये एफ वाई का वैल्यू निकल कर आया है। अब एफ जेड का वैल्यू निकालते हैं, एफ जेड के रिस्पेक्ट में, तो जेड तो केवल इसी टर्म में है, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस क्यू। अब एफ पी निकालते हैं, पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पी के रिस्पेक्ट में करना है। अब p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p कहाँ है, p यहाँ है, लेकिन इस पूरे के साथ y भी मल्टीप्लिकेशन में है, यानी अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो p स्क्वायर y होगा, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ये p स्क्वायर y होगा, तो p स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, p के रिस्पेक्ट में, तो y तो p के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, p स्क्वायर का 2p, ये हो जाएगा 2p/,
अब दूसरा स्टेप देखिए, ये क्यू स्क्वायर वाई, तो इसमें तो पी है ही नहीं, तो डिफरेंशिएशन करने से कोई फायदा है, जीरो हो जाएगा। अब इस स्टेप में भी पी नहीं है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब चलते हैं एफ क्यू, अब देखिए क्यू दो जगह है, एक यहाँ है एक यहाँ है, लेकिन यहाँ इसके साथ में वाई भी है, क्यू स्क्वायर वाई है, तो जैसे पी स्क्वायर वाई का 2p वाई हुआ, वैसे क्यू स्क्वायर वाई का क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2q वाई हो जाएगा, 2q वाई, ठीक है। लेकिन यहाँ भी तो क्यू है ना, तो यहाँ क्यू के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, -z, ओके। तो ये एफ क्यू का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो बाई चार्पिक मेथड, एक्सुलरी इक्वेशन इज, ए का मतलब एक्सुलरी इक्वेशन, ठीक है। तो चार्पिक मेथड क्या कहता है कि अब इसका एक एक्सुलरी इक्वेशन होगा जो किस तरीके का होगा, dp बाई, थोड़ा और इधर लिखते हैं, ठीक है, dp बाई एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, ठीक है, इज इक्वल टू डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स बाई माइनस एफ पी इज इक्वल टू डी वाई बाई माइनस एफ क्यू, ठीक है। तो इस तरीके का एक एक्सुलरी इक्वेशन अब बनेगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोग को तो इस दो को इक्वेट करना है, ठीक है, तो हम यहीं से इस दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसको ऐसे मान सकते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5, ऐसे मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, आपका मर्जी, ठीक है। अब उसके बाद आप लिखिएगा फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ये दोनों को लेंगे और इस दोनों में एफ एक्स का और एफ जेड का, एफ वाई का, एफ जेड का वैल्यू रखेंगे और इक्वेट करके वहां से पी एन क्यू का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ऊपर में हम इसको मिटा करके बना देंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, डीपी बाई दिख रहा है नहीं है, अच्छा समझ जाइएगा, डीपी बाई, देखिए डीपी बाई एफ एक्स है, ठीक है। अच्छा सीधा वैल्यू रख दे, जगह कम है, हम सीधा वैल्यू रख देते हैं, एफ एक्स का क्या है वैल्यू, 0 है, ठीक है। और उसके बाद प्लस पी एफ जेड है, तो प्लस पी एफ जेड का वैल्यू देखिए यहाँ पे -2 है, तो ये प्लस को हम सीधा माइनस कर देते हैं, माइनस पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, ये स्मॉल क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई, ठीक है, डी क्यू बाई, ध्यान से देखिएगा, डी क्यू बाई नीचे में एफ वाई है, एफ वाई का वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ओके। अच्छा क्यू एफ जेड है, ठीक है, तो क्यू एफ जेड का वैल्यू क्या है, -q, ये माइनस क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर कट जाएगा, अब इधर में क्या बचेगा, dp बाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू इधर में डी क्यू बाई पी स्क्वायर। अब एगो पी इधर है और इधर पी स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, तो यानी ये कितना बचा, तो dp बाई माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई पी। अब क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे p है तो नीचे q है, यहाँ पे q है तो नीचे p है, तो पहले हम इसको सही से करते हैं, एक तरफ करते हैं, p वाले को इधर ले जाते हैं, इधर से हो जाएगा ये माइनस पी डी पी इज इक्वल टू क्यू डी पी। अब ये सही तरीके से आया, ठीक है, p वाला p के साथ, q वाला q के साथ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, तो अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन आफ्टर इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2, अब प्लस में कांस्टेंट तो कोई आएगा ना, ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट तो आएगा ही, तो हम एक काम करते हैं, इसका कांस्टेंट भी इसी फॉर्म में मान लेते हैं कि सी स्क्वायर बाई 2 है, देखिए कांस्टेंट को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको सी स्क्वायर बाई 2 मानते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सारा इसी टर्म में 2 से कट जाएगा, तो सिंपली ये हो जाएगा, अब ये चूंकि माइनस है तो हम एक काम करते हैं,
इसको भी इधर लाते हैं और माइनस को उधर भेज देंगे, कांस्टेंट में जाके खत्म हो जाएगा। तो ये आफ्टर ऑल ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हुआ कैसे एक्चुअली, हम क्या किए, क्यू स्क्वायर को इधर लाए, सबसे पहले 2 से 2 तो सारा खत्म हो गया, ठीक है, सब में 2 है, खत्म। उसके बाद क्यू स्क्वायर को इधर लाए हैं तो क्यू स्क्वायर भी माइनस में हो गया है, ठीक है, तो माइनस दोनों में से कॉमन लेंगे, पी बी माइनस में क्यू भी कॉमन, माइनस को उधर भेज दिया। अब कांस्टेंट में माइनस जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट तो खुद कांस्टेंट है, उसमें माइनस प्लस का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, इतना समझता हूँ हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, 1 नहीं इसको 2 मानिए, इक्वेशन नंबर 1 उसको मान लेना है जो क्वेश्चन में गिवन था और उसको इज इक्वल टू करके हम 0 में लाए थे ना वहां पे, या फिर जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन था यहाँ पे हम लिख देते हैं, नीचे में लिख देते हैं, क्वेश्चन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू जेड, यही गिवन था, यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसको आप माने इक्वेशन नंबर 1, ये इसके बाद नहीं लिखना है, ये हम अलग से लिखें, ठीक है, याद दिलाने के लिए आपको, क्योंकि तो हम मिटा चुके हैं। अब देखिए ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है, आपका टारगेट है पी और क्यू का वैल्यू निकालना। हम बताए थे ना कि इस दोनों को इक्वेट करके क्या निकालते हैं, पी और क्यू का वैल्यू ये तो निकालते हैं ना, तो पी और क्यू का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ तो चूंकि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू है, केवल पी का वैल्यू आप तो नहीं बता सकते, केवल पी का वैल्यू बताना है तो क्यू इधर चला जाएगा, तो पी और क्यू का जो वैल्यू बताना है वो क्यू में नहीं बताना है, एक्स वाई जेड के फंक्शन में बताना है। हम आपको बोलते हैं ना कि पी और क्यू का जो वैल्यू आएगा वो एक्स वाई जेड का फंक्शन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो पी और क्यू का वैल्यू आना चाहिए वो एक्स वाई जेड का फंक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे इस तरीके से कि पी और क्यू का वैल्यू हम बता सके। तो सिंपल यहाँ दिख रहा है कि इक्वेशन 2 से जो है आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू सी स्क्वायर रख दीजिए इक्वेशन 1 में, ठीक है। इक्वेशन 1 में भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, तो इसके जगह पे इक्वेशन 2 से क्या रख सकते हैं, सी स्क्वायर रख सकते हैं। यहाँ आप लिख दीजिए फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू जेड, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको क्यू का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, पी और क्यू का वैल्यू निकालना। आप देखिए यहाँ से पी खत्म हो गया, आप क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं और क्यू का वैल्यू निकालने के बाद आप पी का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में या फिर 1 में पुट करके। तो यहाँ से जो है क्यू का वैल्यू क्या आने वाला है, क्यू का वैल्यू जेड इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो सी स्क्वायर वाई बाई जेड, तो ये है क्यू का वैल्यू, ठीक है। क्यू का आपको दिख रहा होगा क्यू का वैल्यू मेन है, ठीक है, ऊपर थोड़ा सा कम कमेंट है तो ये नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना आप समझ रहे हैं, हमको पता है, ठीक है। यहाँ से क्यू का वैल्यू निकल गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन सेकंड आप लिख लीजिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन सेकंड। अब क्यू का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे रख करके पी का वैल्यू निकालना है। पी का वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा हम सीधा लिख देते हैं, ठीक है। पी का जो वैल्यू आएगा वो जेड बाई सी बाई जेड आएगा, ठीक है, रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये पी का वैल्यू आएगा, क्यू का वैल्यू पर हम बता दिए हैं, क्यू का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है। पी और क्यू का वैल्यू निकल गया, टारगेट हमारा यही था। अब चौथा स्टेप में क्या करना है, यहाँ तक तो हम आपको बता दें कि 3 स्टेप है। चौथा स्टेप में आपको dz बराबर, क्योंकि आप जानते हैं कि dz बराबर px प्लस क्यू वाई होता है, ठीक है। अगर नहीं जानते तो जान लीजिए इतना होता है, ये फॉर्मूला है, ये आपको पढ़ना था पार्ट 1 में, ठीक है। पार्ट 1 में यहाँ पे पी का मतलब क्या है, क्यू का मतलब आपको सब पता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली पी और क्यू का वैल्यू पुट कर देना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, और उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है। बोर्ड पे जगह नहीं मिटाते हैं और इसमें पी और क्यू का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं पी और क्यू का वैल्यू। तो चूंकि हम जानते हैं क्या कि dz इज इक्वल टू जेड है, dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये dz इज इक्वल टू हो जाएगा, p के जगह पे देखिए p का वैल्यू यही ना है, यही प्लेंटियर है, रख लेंगे इसको c बाई जेड, ठीक है। रूट के अंदर में जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो पूरा पी का ना वैल्यू है। इसके बाद क्या है डी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू सी स्क्वायर वाई बाई जेड इंटू डी एक्स। हम बोले थे ना कि यहाँ तक तो आप आ जाइएगा, यहाँ आने के बाद इंटीग्रेशन में आप फंस जाइएगा, क्योंकि आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सीधा सीधी बात ये है कि आप इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए पहला स्टेप तो आसान है कि जेड दोनों में है, कॉमन लेके इधर ला दीजिएगा तो ये जेड डी जेड हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। लेकिन यहाँ पे आप फंस रहे हैं, देखिए ना सी रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे है डी एक्स, इसके अंदर में है वाई जेड, तो कैसे करिएगा आप डिफरेंशिएशन? यहाँ एक्स का फंक्शन होता तब ना आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देते, सॉरी डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं। वैसे यहाँ देखिए सी स्क्वायर वाई, हाँ ये इसका हो सकता है, इसका आप कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ तो फंस गए ना। तो अगर एक का आप कर दीजिए, एक का इधर भी कर दीजिए, लेकिन ये वो फंस गया ना तो गए आप काम से। सबका इंटीग्रेशन होना चाहिए ना, इसको आप ऐसा थोड़ी है कि दोनों को कर दीजिएगा इसको छोड़ दीजिएगा तो हो गया, फिर क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो गया, हो ही नहीं सकता। आपको सारा डी एक्स हटाना है ना, यहाँ से सब में इंटीग्रेशन करना है। यहाँ आने के बाद आपको अच्छे से समझना है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, समझना है, हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर सकते। तो अगर इसका नहीं कर सकते और क्वेश्चन दिया है, और अब ये भी समझिए कि अगर क्वेश्चन दिया है तो इंटीग्रेशन होगा, तभी तो क्वेश्चन बना है ना। तो सोचना कैसे होगा, हम क्या करें कि हो जाए। तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ से हम एक काम करते हैं, अब चूंकि इसमें सोचना है, कैसे सोचना है, इसमें जो है जेड है और वाई भी है लेकिन एक्स नहीं है, ठीक है। और इसमें देखिए वाई है और यहाँ जेड है, तो हम एक काम करते हैं वाई वाला और जेड वाला को दोनों को मिला देते हैं एक साथ, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, इसको ये जेड डी जेड है, ठीक है, और माइनस सी स्क्वायर वाई है और डी वाई है, ठीक है, इज इक्वल टू सी रूट अंडर जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे x है और इसके बगल में y और z का फंक्शन है, तो इसका कभी भी किसी भी हाल में डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन इधर देखिए z है y है, तो हम एक काम करते हैं z वाला और y वाला को इधर इस तरफ ला देते हैं, क्योंकि z और y वाला का डिफरेंशिएशन हमेशा z और y के रिस्पेक्ट में ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, इधर z और y वाला का इंटीग्रेशन नहीं होने वाला, इसलिए हम इसको इधर लाते हैं, क्योंकि इधर ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि इधर में dz भी है dy भी है, अलग अलग नहीं हो सकता तो एक साथ हो सकता है। देखिए कैसे, c है तो c का तो इधर भी हो सकता है, c तो कांस्टेंट है बेचारा, कहीं भी इसका गुजारा हो जाता है, लेकिन इसका नहीं हुआ तो खाली इसको लाते हैं, ठीक है। z देखिए और ये dz है माइनस सी स्क्वायर वाई डी वाई। अब y में नीचे में देखिए रूट के अंदर है जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इधर में सी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर फंस गए, कैसे करिएगा इंटीग्रेशन? ऊपर ऊपर तो आसान से कर लीजिएगा, लेकिन नीचे वाला को भी तो देखना है, छोड़ नहीं ना सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब पढ़े कि x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो x स्क्वायर बाई 2 होता है, लेकिन एक चीज यहाँ इंक्लूड रहता है। क्या इंक्लूड रहता है कि अगर आप x का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं ना, तो x का डिफरेंशिएशन भी इस क्वेश्चन में मौजूद होना चाहिए, तभी आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये x स्क्वायर बाई 2 होता है, फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन छुपा हुआ है, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन निकालना, इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो आप लिखते हैं एक्स क्यू बाई 3, ठीक है, एक्स क्यू बाई 3 लिखते हैं ना। लेकिन कैसे हुआ है आपको समझ में नहीं आता, अब लिख देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसका उसी पैटर्न के हिसाब से इसका फॉर्मूला बनाया गया है, समझे, उस पैटर्न को फॉलो करके बनाया गया है। तो वैसे ही टोटल डिफरेंशिएशन में होता है, जैसे यहाँ एक्स का डीसी आप एक्स स्क्वायर बाई 2 तभी लिख पाए जब एक्स का डीसी क्वेश्चन में मौजूद था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जैसे आप इंटीग्रेशन निकालते हैं, मान लिए, अच्छा यहाँ सीधा समझिए, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको समझा देते हैं।
जैसे यहाँ पे 1/√x का आप इंटीग्रेशन निकालते हैं, ठीक है, तो ये होता है कितना होता है 2√x हो जाता है इंटीग्रेशन। तो ये कैसे होता है, ये भी एक समझने वाली बात है। यहाँ x है, यहाँ x के रिस्पेक्ट में होता है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, लेकिन इस x का डिफरेंशिएशन भी वन क्वेश्चन में है, तब जाके ये हुआ है। तो यहाँ भी देखिएगा, आप इस पूरे को x मानिए तो x का डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ आप खुद सोचिए, अगर यहाँ x है तो आप इतना लिख दिए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप ऐसे सोचिए, अगर यहाँ पे 3x होता, ठीक है, अगर यहाँ पे 3x होता तो आप इतना सीधा ऐसे 2√3x नहीं लिख सकते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ये गलत हो जाएगा। आप इसका डिफरेंशिएशन इतना तभी लिख सकते हैं जब ऊपर में यहाँ 3x का DC कितना होता है 3, यहाँ 3 हो, ठीक है। अगर यहाँ 3 हो तब इसका डिफरेंशिएशन इतना होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि रूट के अंदर में जो भी है इसका डिफरेंशिएशन भी क्वेश्चन में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला 2√x होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आप सोचिए, यहाँ भी 1/√x का फॉर्म बन रहा है, जैसे आप इस पूरी को x मान रहे हैं तो इसका DC भी ऊपर होना चाहिए। तो देखिए z² का DC 2z होता है, तो यहाँ पे z आपको दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 नहीं दिख रहा तो क्या कर, मैंने हम ऐसा सोच रहे हैं कि 2 हम यहाँ पे कर देंगे, 2 कौन बड़ा बात है, 2 तो कांस्टेंट है, तो इसे उठा कर लाके यहाँ डाल देंगे हम। अच्छा, -c² y² का DC कितना होगा, तो c² तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और y² का 2y। अब देखिए टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है कि जो है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। z है तो z के रिस्पेक्ट में शिफ्ट किए, इसलिए यहाँ देखिए dz भी उपलब्ध है, यहाँ dy भी उपलब्ध है। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की यही खासियत है, वेरिएबल का हमको चिंता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2c² होना चाहिए, यानी कि 2 अगर यहाँ भी हो जाए और 2 यहाँ भी हो जाए तो इस नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर में हो जाएगा, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर में हो जाएगा तो ये फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, 1/2√x वाला फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो 2 का ही तो कमी है ना, तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे 60 गांठ करके क्या करना होता है, इसका इंटीग्रेशन निकालना होता है, जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/2 कर लेते हैं, इसमें हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देते हैं, ये 2z dz हो जाएगा, और ये -2c² dy हो जाएगा बाई √z² - c² ठीक है, इज इक्वल टू c तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया dx। यानी अब यहाँ से जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो 2√x होता है, तो ये 1/2 तो है 2, और √x का मतलब रूट के अंदर वाला बात, रूट के अंदर में z² - c² ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा cx हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन हटा है तो नया का कांस्टेंट भी तो आएगा, तो हम उसको k नाम दे देते हैं, ठीक है, एक और कांस्टेंट आएगा ना, ठीक है। ये 2 से 2 बेचारा कट जाएगा, यानी कि यहाँ इसका गोल मटोल आप इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं, रूट हटाने के लिए उधर इसको भेज दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये z² - c² y² इज इक्वल टू cx + k का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इस माइनस को उधर भेज के भी आंसर दे सकते हैं, z² इज इक्वल टू c² y² प्लस cx + k का होल स्क्वायर, यहीं पे आप आंसर दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको चार्ट मेथड अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हम बहुत जल्द वीडियो बनाने वाले हैं, चार्ट मेथड से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन पिछले 10-12 साल में पूछे गए हैं सारा का सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे पास सॉल्यूशन है, बस उसको एक्सप्लेन करके बना देना। अगर नहीं भी बना पाते हैं तो आप टेलीग्राम पे जुड़ के हमसे वो उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं, ठीक है, हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम होंगे मेथड का हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है।